ग्रेड थर्ड एग्जाम होने के बाद आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि सर एक ग्रेड फर्स्ट को लेकर एक अंतिम स्ट्रेटजी एक बार और बता दीजिए। तो मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ इस पे। और सबसे पहली बात जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये उन सब बच्चों के लिए है जो ग्रेड थर्ड एग्जाम दे चुके हैं, निराश हैं, हताश हैं, या उन सब बच्चों के लिए भी है जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, बहुत सारे पूर्वाग्रह होते हैं और बहुत सारा डर होता है हमारे मन में कि हम उस पूरी प्रक्रिया को, पूरी भर्ती को बहुत ईमानदारी से नहीं कर पाते हैं। उन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। और यदि ईमानदारी से फॉलो तुमने किया इस वीडियो को, तो मैं ये कह सकता हूँ कि परिणाम के बारे में कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन तुम अपने साथ ये कह दोगे परीक्षा के बाद कि मैं बहुत सही था, मैंने सही तरीके से किया और निश्चित रूप से मैं अपने प्रयासों से संतुष्ट हूँ। ये निश्चित है कि आपके अंदर से एक आवाज आएगी। मैंने जब स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चर या स्कूल पहला जो मेरा कंपटीशन था, स्कूल व्याख्या था, थर्ड ग्रेड था पहले, लेकिन सफल हो गया। स्कूल व्याख्याता के लिए मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था उस कॉलेज में एक टीचर से बहुत प्रभावित था। मैंने उनके नंबर ले रखे थे और मैंने उनसे फ़ोन पे बात की और मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे बताओ कि मैं कैसे पढूं। उन्होंने मुझे 3 किताबें बताई। मैंने उसके बाद किसी दूसरे टीचर से बात भी नहीं की। मैंने कभी कोई वीडियो भी नहीं देखा। मैंने किसी का भी कुछ नहीं सुना। हाँ, मैं आईएएस में सफल हुए लोगों की स्ट्रेटजी इंटरव्यू पढ़ता था कि उन्होंने चीज़ों को कैसे मैनेज किया, बाकी मैं कुछ नहीं देखता था। मैंने उन किताबों के अलावा, पीवाईक्यू के अलावा कहीं कुछ नहीं फॉलो किया। मैं ईमानदारी से उसको लगातार फॉलो करता रहा और मैं लग गया। अब आप कह सकते हैं सर आपका टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है, आज कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन हमेशा वैसा ही रहता है। कंपटीशन बढ़ता नहीं है, संख्या में बड़ी दिखती है, लेकिन आप गंभीरता के साथ देखोगे तो सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। मैं आज जो बात कर रहा हूं आपके कि अब ग्रेड फर्स्ट में 100 दिन बचे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है ग्रेड थर्ड की एग्जाम दी और वो ग्रेड फर्स्ट में भी एलिजिबल है, या जो ऑलरेडी ग्रेड फर्स्ट की कर रहा था, वो कैसे इन 100 दिन को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करे कि वो सच में बने। सबसे बड़ा असफलता का कारण केवल मेहनत नहीं होती, आप कितना कंटेंट पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। ग्रेड थर्ड में देखा मैंने, एक बच्चा मैंने ऐसे देखा ग्रेड थर्ड में, जिसके लेवल फर्स्ट में 117 के आसपास परसेंट बैठ रहे हैं, जबकि वो ईमानदारी से, नॉर्मली उसने बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं पढ़ा था, नॉर्मली कि सर मैं थोड़ा बहुत पढ़ा है, अब थोड़ा लास्ट में पढ़ लिया और देख के आता हूँ, लेकिन वो पेपर को मैनेज कर पाया। वो पेपर में 140 से 145% पढ़ पाया। ये उसकी सफलता का राज हो गया। अब आप में से कई बच्चों ने बहुत मेहनत की होगी लेकिन नहीं कर पाए, पेपर तक नहीं पहुंच पाए, पेपर पूरा देख नहीं पाए। तो ये सब चीजें हमें सिखाती हैं कि हमारी असफलता का बड़ा कारण जो होता है वो होती है अव्यवस्था, डिसऑर्डर। मैं आपको एक ही मूल मंत्र दूंगा, आप कोई भी कंपटीशन कर लेना। मैं 18 से यूट्यूब पे मार्गदर्शन दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं, मुझे लगा कि शायद मेरी बातों से किसी की जिंदगी बदल जाए। और हमेशा ईमानदारी से बातें की हैं, कोई पूर्वाग्रह बातें नहीं की। हाँ, मेरी किताबें मैं सजेस्ट करता हूं, उसका रीजन है कि मुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस है कि मैंने बेटर लिखा है, मार्केट से अच्छा लिखा है। बाकी मैं कभी भी ऐसे नहीं कहता कि ये चीज ऐसे करो, ये चीज मत करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको खुद को पता चल जाएगा कि ईमानदारी कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं, सबसे चीजों से हटकर इस अव्यवस्था वर्ड को अपनी जिंदगी से निकाल दो। डिश ऑर्डर जब होगा तो अपनी लाइफ में सफलताएं आएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, और जब सिस्टम और व्यवस्था बनती है तो चीजें ऑटोमेटिक आती हैं। आप कितने वीडियो देख लो, कितने रील्स देख लो, कितने गाइडेंस सेशंस देख लो, इसके लिए ये इंटरव्यू देख लो, क्या पढ़ा मैंने, ये पढ़ा, हजार लोग हजार बातें करेंगे, लेकिन उनसे क्या एक सिस्टम बन सकता? नहीं बन सकता। सिस्टम बनता है इंटीग्रेटेड सोच से। मुझे एक चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करना है और पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करना है, निश्चित रूप से परिणाम आएगा। अब वो सिस्टम क्या होता है वो समझिए। अब मान लीजिए एक चीज बता रहा हूं मैं, ग्रेड फर्स्ट के आपके 100 दिन हैं, आपके 2 पेपर होते हैं, सब आपके 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जिसका आजकल बड़ा रोल है, और सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट का है। एक ईमानदार बच्चा होगा वो क्या करेगा? वो सबसे पहले करेगा कि जैसे मेरे पास सिलेबस का प्रिंट आउट है, मैंने सिलेबस का प्रिंट आउट लिया, मैं सबसे पहले एक लिखित योजना बनाऊंगा। और जो चीज लिखते नहीं है, याद रखना, वो चीज कभी गढ़ती नहीं है। हमारे पुराने लोगों की बात सुन लेना, जब तक आपा कोई चीज ने बईक मैंने लिख दिया, हाँ बात चीज स्थायी बन जाए। तो जरूरी है कि आप चीजों को लिखें कि मुझे कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कितने दिनों में क्या चीजें कवर करनी है, पूरे टॉपिक्स कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो मुझे तैयार करने हैं। इन सब चीजों को आप पहला काम कीजिए, लिखना। पहला सिस्टम स्टार्ट होता है लिखने से। तो पहला काम आप ये करेंगे कि आज लिखेंगे आप
कि मुझे ये चीजें करनी है, ऐसे मैनेज करनी है। ये सिस्टम की पहली चीज है। मेरे 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। पूर्वाग्रह की बहुत सारी बातें हो सकती हैं, सर फर्स्ट पेपर और हार्ड आएगा, ग्रेड फर्स्ट सबसे मुश्किल है। जितनी बड़ी भर्ती होगी वो सबसे आसान होगी, फिर बोल रहा हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर इससे भी आसान है। जितनी बड़ी भर्ती होगी उतनी प्रक्रिया आसान होगी। चीजों को घबराइए मत, पूर्वाग्रह मत पालिए। चीजों को जब तोड़ोगे तो समझ में आएगा, व्यवस्था जब बनेगी तो पता चलेगा चीजें इतनी मुश्किल थी नहीं, मैं कर नहीं पाया। ये आप सबको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले चीज कीजिए, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में कितने विषय हैं, जो भी 7-8 विषय हैं, उनकी एक माइंड मैपिंग कीजिए कि इस विषय में मैं स्ट्रांग हूं, कमजोर हूं। ये विषय मैंने लगभग पढ़ रखा है, इसके ये टॉपिक्स तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी तैयार हैं। ये टॉपिक्स नए हैं जो मुझे पहली बार पढ़ने हैं, मैं उनको अलग करूंगा। ऐसे ही सब्जेक्ट में कीजिए, पूरा सिलेबस निकालिए। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बेटर किताब हो सकती है, एक किताब। अब वो मूल किताब है, एक मूल किताबों का मतलब गाइड भी मूल किताबों से ही लिखी जाती है, तो इतना ही नहीं ले मूल किताबों के चक्कर में अब नहीं पढ़े। जो किताब आपने पहले पढ़ी है, साल भर से पढ़ रहे हो, 2 साल से पढ़ रहे हो, मैं कहूंगा कि यदि उससे 70-80% स्कोर हो रहा है तो आप उसको छोड़िए मत, उसको पकड़ के रखिए। कोई टॉपिक नया जुड़ा है, कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर टॉपिक है, समझ रहे हो। कई टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से, अब जैसे मान लीजिए इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपने को साउथ इंडिया पढ़ना है, तो साउथ इंडिया के लिए आपको कोई मूल किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन साउथ इंडिया के लिए 20 से 25 पेज के दिए आपने नोट्स तैयार कर लिए, तो उनमें से प्रश्न कभी बाहर आते ही नहीं है। वन लाइनर भी तुमने तैयार कर लिए, इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाएगी कि हाँ इस टोल में से ही प्रश्न आता है, और ये ईमानदार बच्चे को आइडिया लगने लग जाता है। ये कोई चीज और बताएगा नहीं, ये चीज मैं खुद अप्लाई, मैंने खुद की ये चीजें, कि आप सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एनालिसिस जब करते हैं तो पता चलता है कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको शॉर्ट तरीके से पढ़ा जा सकता है। ये पार्ट ऐसा है जिसको समझने वाला है। और तुम्हारे दिमाग में जब तक ये चीजें नहीं बन रही हैं, मतलब तुम सिस्टम क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहला काम कीजिए, फर्स्ट सेकंड पेपर दोनों हैं, कितने आएंगे कितने हार्ड आएंगे इन बातों से हट जाइए। मैं क्या कवर कर सकता हूं ईमानदारी के अकॉर्डिंग, क्या मेरे अकॉर्डिंग ये सिलेबस ठीक अनुकूल है, और क्या 3 महीने में 100 दिन में मैं इस चीज को आराम से मैनेज कर जाऊंगा। क्या अपने आप से सवाल पूछिए, अंदर से आवाज आएगी कि ठीक है कर जाओगे। नंबर 2, अब आपको क्या करना है, सिलेबस को टुकड़ों में बांटिए। फर्स्ट पेपर वो, सब सेकंड पेपर वो। फर्स्ट पेपर में जो भी आप लेके आए, मेरी तो ये राय होती है कि आप अलग अलग पार्ट के अलग अलग स्पेशलिस्ट बुक्स जो है वो पढ़ के लेके आए। जैसे साइंस का 5 क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस के लिए आप कोशिश करें कि कोई 50 से 60 पेज का कंटेंट, सिर्फ 50 से 60 पेज का। आप 150 पेज नहीं पढ़ सकते 5 प्रश्नों के लिए। वो स्कूल मैनेजमेंट के लिए कह रहा हूँ कि मार्केट में 200 पेज की किताब आगे नहीं पढ़ सकते, और तुम्हें तो ये पता नहीं चलेगा क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन फर्स्ट पेपर में टॉपिक आता है, वो टॉपिक सिर्फ 10 मिनट का टॉपिक है, और हो सकता है उस पर 20 पेज किताब में डाल दी हूं। समझ रहे हो आप, मतलब आप सिलेबस की जब हिंट देखोगे समझ में आ जाएगा कि जब फर्स्ट पार्ट इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, उसमें जब आप 1919 से 1942 से 1818 से 1919 ये 3 पार्ट टॉपिक जब ढंग से पढ़ते हो ना, तो नीचे वाला टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अब कोई बच्चा कहेगा सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बड़ा नहीं है। आप 3 टॉपिक ढंग से पढ़िए, अच्छे से समझिए, और उनमें ये पहचान कीजिए कि प्रश्न कैसे आते हैं। जब मुझे पता है कि यहाँ से कालानुक्रम वाला प्रश्न आता है, तो मुझे पढ़ते टाइम दिमाग में आइडिया लग जाना चाहिए कि मुझे घटनाओं को सीक्वेंस से पढ़ना है, मैं छोड़ के नहीं पढ़ सकता। बुक्स पे प्रश्न आते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण आपके, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे मौलाना आजाद हो, बी आर अम्बेडकर हो, इन पे लगभग बुक्स पे प्रश्न आता है। समझ रहे हो, या इनकी संस्था पे प्रश्न आता है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि यार पर्सन कैसा आता है। तो जो मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूं वो है कि व्यवस्था बनाओगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी। टुकड़ों में बांटिए पूरे सिलेबस को, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सब्जेक्ट हो, दोनों को बराबर टाइम दीजिए। आपका सब्जेक्ट ठीक है तो फर्स्ट पेपर को ज्यादा टाइम दीजिए, मैनेज कीजिए, लेकिन ये आपके अकॉर्डिंग होगा। मैं कहूंगा कि आपको इतने घंटे पढ़ना चाहिए, मूर्खता वाली बात है। आपको क्या बेटर लगता है, आपको कितना टाइम दे सकते हैं वो कीजिए। सिलेबस को 4 से 5 या 6 से 7 टुकड़ों में बांट लीजिए आप। 6 से 7 टुकड़ों में बांट के देखिए कि वो टॉपिक कौन सा है, कोर टॉपिक कौन सा है, जहां से प्रश्न आता ही है। अब मुझे पता है कि पॉलिटी में 1935 का अधिनियम जोड़ा, वो इतना इजी टॉपिक है और वो पहली बार जोड़ा गया है, और वहां से प्रश्न 100% आएगा। ठीक है, आयोग जो होते हैं मुश्किल से 4 या 5 पेज में तैयार किया जा सकता है। ये और टॉपिक हैं जो कम समय में तैयार किया जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसदीय प्रक्रियाएं, इनमें मैं बहुत सारा पढ़ लूंगा तो भी गारंटी नहीं है कि यहाँ से प्रश्न आ जाएगा क्या। ये चीज जैसे मेरे दिमाग में है, वो क्या आपके दिमाग में है। जब मैं स्कूल मैनेजमेंट पढ़ रहा हूं तो मुझे पता है कि एनईपी 2020 और आरटी 2009 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आरटी 2009 लिख रखा है तो 11 नहीं पढ़ना। एनईपी 2020 में स्कूल एजुकेशन लिख रखा है तो स्कूल एजुकेशन पढ़ना है, लेकिन बाकी टॉपिक्स अप्लाइड होते हैं। निरीक्षण परीक्षण का डिफरेंस पढ़ लिया तो पूरा टॉपिक हो गया। शैक्षिक प्रबंधन में लुथर गुलिक उर्विक आपका हेनरी फ्योल पढ़ लिया तो प्रबंधन हो गया। कला प्रकृति पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अप्लाइड होता है, आप ऑप्शन देख के समझ जाओगे। उसमें टाइम खराब कर रहे हो, मूर्खता है। आरएससीआरटी बीएससीआर इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां से प्रश्न कैसे आते हैं
वो ज्यादा जरूरी है। आपको पता चले कि आरएससीआईटी की भूमिका पे प्रश्न आता है, उसके विभाग के प्रश्न आता है, तो जैसे मेरे दिमाग में एक आउटलाइन है कि इस पार्ट में मुझे इन चीजों को देखना चाहिए, तो वैसे पूरे सिलेबस को आप जब डिवाइड करते हैं, पहला काम है सिलेबस को डिवाइडेशन करना। लिखें, उसके बाद डिवाइड करें कि ये टॉपिक्स हैं जिसपे मुझे प्रमुखता से ध्यान देना है। 100% सिलेबस होगा, होगा तो रिवाइज नहीं होगा। कोशिश करें कि वो 70 से 80% उस सिलेबस की पहचान करें जो आपको लीड दिला सकता है या जो आप कर सकते हैं, और उसको कम से कम 3 बार रिवाइज करें। यदि ये सिस्टम आप क्रिएट कर पाए, दूसरा काम आप कर पाए, तो आप लीड ले सकते हैं। तो 6 से 7 पार्ट में डिवाइड कीजिए। कोर टॉपिक कौन से हैं, ऑप्शनल कौन सी चीजें हैं जिनको कम देखूंगा, अप्लाई टॉपिक कौन से हैं जिनको बिना देखे भी चीजें चली जा सकती हैं। कुछ साइकोलॉजी, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें बहुत ज्यादा कंटेंट है लेकिन उनको अप्लाई टाइप होते हैं, तो बिना नॉर्मल देखे भी काम चल सकता है। ये आपको पता चलना चाहिए। आप जब ग्रेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वहां आपको पता है कि ई लर्निंग और वर्चुअल लर्निंग पढ़ लिया तो आईसीटी पूरा हो रहा है, वहां ये चीजें भी पूछी जा सकती हैं। शिक्षण उपागम में जो मार्केट में किताबें आ रही हैं अपने वाली के अलावा, उसमें पूरे उपागम डाल रखे हैं, जबकि आपके सिलेबस में 3 उपागम है, 4 उपागम है, तो 4 ही पढ़ने हैं आपको, बाकी क्यों पढ़ने हैं भाई? ये चीजें बुक्स नहीं बताएंगी, ये गाइडर नहीं बताएंगे, ये कोचिंग वाले नहीं बताएंगे, ये चीजें आपको तय करनी पड़ेंगी। और मैंने पहले भी कहा कि अपना मूल्यांकन हमेशा दुश्मन की तरह कीजिए। अपनी कमियों को स्वीकार करके आगे नहीं बढ़ोगे, रह जाओगे। फिर कह रहा हूं, ये अंतिम वीडियो बना रहा हूं 100 दिन की योजना पे, और फिर भी तुम चीजें फॉलो नहीं कर पा रहे हो, इसके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को देखने की जरूरत है कि हम सही हैं कि गलत राह पे हैं। तो सिस्टम क्रिएट कीजिए। दूसरा, सिलेबस को आपने